हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको आपके टेस्ट सीरीज टॉप 20 वन शॉट क्वेश्चन में सीरीज नंबर 8 में लेके आए हैं और सीरीज नंबर 8 में रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन है वो एग्जाम को लेके काफ़ी टॉप क्वेश्चन है और एग्जाम को लेके ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है। यानी जो एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन अभी चल रहा है, जो एग्जाम के लिहाज से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो लगभग मैचिंग क्वेश्चन है एग्जाम को लेके, आप इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन से भी जोड़ के देख सकते हैं या आने वाला जो एग्जाम है और भी जैसे बीएसएससी का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अलग से आपको एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन देने का प्रयास करें। इसके अलावा जो बिहार दरोगा का वैकेंसी भी आने वाला है या इसके अलावा बहुत सारे वैकेंसीज अभी आने वाला है, उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ट्रेंडिंग क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा जो सॉल्यूशन हम देते हैं वो सॉल्यूशन में एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशन ही देते हैं ताकि आपको एग्जाम में आंसर गलत होने की संभावना कम हो जाए। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार वीडियो को देखते हैं तो खासियत ये भी है कि जो भी हम वीडियो देने का प्रयास करते हैं, जो भी क्वेश्चन हम देने का प्रयास करते हैं, वो सारा क्वेश्चन जो होता है उसमें सॉल्यूशन भले ही थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन होता क्या है कि रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम डिटेल ऐसे करने का प्रयास करते हैं जैसे वो चैप्टर ही क्लियर हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो अगर बड़ा भी होता है, वीडियो लॉन्ग भी जाता है, तब पर भी आप वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। स्किप करके वीडियो को नहीं देखने का प्रयास कीजिएगा, एक एक वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगता है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे आगे भी शेयर कर दिया कीजिएगा ताकि आपके जैसे अन्य स्टूडेंट को भी इसकी अगर आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर वीडियो को देख लेंगे। क्लियर है? इस सॉल्यूशन में हम हमेशा प्रयास यही करते हैं कि सॉल्यूशन में क्वेश्चन के साथ जब आंसर देते हैं तो आंसर के साथ आपको रिलेटेड हम पिक्चर्स भी डालने का प्रयास करते हैं जो एनिमेशन के रूप में होता है, ताकि वो पिक्चर्स की मदद से आप कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को समझ सके, कम शब्दों में कम समय में ज़्यादा समय तक आप इसको याद रख सके, आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके क्वेश्चन। इसके अलावा सॉल्यूशन जो भी होता है उस सॉल्यूशन को खुद से भी एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे और इसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है? इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आगे आने वाला एग्जाम के लिए। ये सारा क्वेश्चन जो हम आपको दिखा रहे हैं, सारा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा और उससे भी बड़ी बात कि इससे रिलेटेड जो अभी पिक्चर होगा वो भी आपको दिखेगा, ताकि इसलिए क्योंकि ये पिक्चर्स देख के कम से कम आपको आंसर का ध्यान रहे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अतः ध्यानपूर्वक देखेंगे। वैसे तो अनेक चीज़ों में इधर उधर ध्यान देते ही हैं यूट्यूब पर, लेकिन थोड़ा सा अगर इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बेनिफिट होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो आपको अच्छा लगता है या चैनल अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि केसरिया कंपटीशन क्लास और लंबा परिवार बन सके और अधिक ऊंचा बन सके और आपको अपने साथ ऊंचाई पर ले जा सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का रहा, ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है? तो ग्रेफाइट के बारे में पहले जानेंगे कि ग्रेफाइट होता क्या है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो एक अधातु होता है और यह एक चमकीला अपरूप होता है, चमकीला, मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट ग्रीक शब्द के ग्राफो से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं लिखता हूं, यानी कागज पर लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। आगे पॉइंट में देखेंगे कार्बन के अपरूप होते हैं। ग्रेफाइट जो होते हैं वो कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन कई रूपों में पाया जाता है जिसमें से ग्रेफाइट भी एक होता है, इसलिए इसे कार्बन का अपरूप कहा जाता है। क्लियर? एलोट्रॉप कहा जाता है। विद्युत, ताप तथा सुचालक होता है, विद्युत का और ताप का दोनों का सुचालक होता है। हालांकि ग्रेफाइट एक अधातु होता है, प्रायः अधातु, ध्यान देंगे, प्रायः अधातु जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है तथा वह कठोर होता है, लेकिन यह एक ऐसा अधातु होता है जो
मुलायम होता है और विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। क्लियर? तो देख लेंगे, यह अधातु होते हुए भी मुलायम और विद्युत के चालक होते हैं। अपेक्षिक घनत्व क्या होता है इसका? 2.25। खूब बार यह क्वेश्चन पूछ चुका है कि ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.25 होता है। इसे 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर गर्म कर दिया जाए तो गर्म करने पर इसका चूर्ण तक प्राप्त नहीं होगा। ये छोटे छोटे चूर्ण के रूप में भी नहीं आपको मिलेगा जब इसे 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो यह सीधा गैसियस अवस्था में चेंज हो जाएगा 700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, अतः वह CO2 में परिणत हो जाएगा। क्लियर? प्रयोग की बात करें ग्रेफाइट का तो स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है? तो मशीन में जो भारी मशीन होता है उसको घिसावट से रोकने के लिए, उसके नट और बोल्ट को घिसावट से रोकने के लिए लुब्रिकेंट स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह काफी मुलायम होता है। दूसरा है पेंसिल की लीड में यह इसका प्रयोग किया जाता है। जो पेंसिल हम लोग कागज पर लिखते हैं उसके लीड में, नीब में इसका प्रयोग किया जाता है। घड़ी की कमानी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टी में मॉडरेटर के रूप में, खूब बारी क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और वार्निश यानी पेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा धातु को पिघलाने के लिए क्रूसिबल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन के अपरूप की अगर बात कर लेते हैं तो कोयला कार्बन का अपरूप होता है। इसके अलावा हीरा भी कार्बन का अपरूप होता है। इसके अलावा ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और फुलरीन तथा गेफ्रीन ये सभी कार्बन के ही अपरूप होते हैं। कार्बन कई रूपों, पहले ही बताया, अपरूप किसे कहा जाता है? जब कोई पदार्थ एक से अनेक रूपों में पाया जाता है तो उस अनेक रूपों को उस पदार्थ का अपरूपता कहा जाता है, अपरूप कहा जाता है, और इस गुण के कारण उस पदार्थ को अपरूपता कहा जाता है। क्लियर? कोयला अपरूप के अलावा हीरा जो होता है ना, वो गेफ्रीन के खोज के पहले दुनिया का सबसे कठोरतम तत्व जो था वो हीरा था, लेकिन वर्तमान समय में गेफ्रीन जो होता है वो दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। हीरा का आकार अगर देखेंगे, संरचना अगर देखेंगे तो चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है यानी टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होता है। क्लियर? ग्रेफाइट को देखेंगे तो ग्रेफाइट जो होता है वो षटकोणीय होता है। षटकोणीय होता है यानी हेक्सागोनल होता है। क्लियर? अगर फुलरीन का आकार अगर देखेंगे तो फुलरीन का आकार जो होता है वो फुटबॉल के आकार का होता है, जबकि गेफ्रीन का आकार देखेंगे तो ये भी हेक्सागोनल ही होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कठोर पदार्थ विश्व का, दुनिया का, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो कहेंगे गेफ्रीन है। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। मार्ले मिंटो सुधार यानी रिफॉर्म 1909 ईस्वी का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार पहले देखेंगे क्या है और इसे मार्ले मिंटो क्यों कहा जाता है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। ब्रिटिश भारत में शासन प्रणाली को विकसित करने के लिए इसे पारित किया गया था ब्रिटिश संसद में। इसे मार्ले मिंटो सुधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय यानी 1909 ईस्वी में मार्ले जो भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे, इस कारण से इस रिफॉर्म को मार्ले मिंटो रिफॉर्म या सुधार के नाम से जाना जाता है। देखेंगे इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बार नियुक्ति की गई। मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म के तहत पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था अर्थात पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया तथा प्रांतीय विधान, इसको लिखेंगे विधान परिषद की संख्या को बढ़ाया गया 1909 ईस्वी के
मार्ले मिंटो सुधार के तहत। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने का पहली बार अधिकार मिला। पूरक प्रश्न पूछने का और उस पर मत देने का अधिकार पहली बार मार्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म 1909 ईस्वी के तहत ही मिला। इसके अलावा सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार पहली बार मिला था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, जो 1909 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है। आगे, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? अब पुरुष में पुरुषत्व के लिए, क्लियर, यानी कि लिंग का निर्धारण करने के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र की आवश्यकता पड़ती है? तो देखेंगे लिंग के निर्धारण के लिए किस प्रकार के गुणसूत्र की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य में सबसे पहले ध्यान देंगे कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, वह महिला हो या पुरुष हो, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें 22 जोड़ा जो होता है गुणसूत्र, 22 जोड़ा गुणसूत्र जो होता है उसे आउटोसोम क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है, गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि एक जोड़ा जो होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा, अब अंडाणु क्या है? XX है, तो इस अंडाणु के द्वारा एक तथा दूसरा गुणसूत्र शुक्राणु के द्वारा, शुक्राणु में क्या है? XY है, तो दूसरा गुणसूत्र शुक्राणु के द्वारा पिता से मिलता है, या पिता से Y भी मिलेगा और X मिलेगा। तो जब पिता से Y मिलेगा तो XY बनेगा, और माता से अगर पिता से X मिलेगा तो XX गुणसूत्र बनेगा। तो XY जब बनेगा तो ऐसे कंडीशन में पुत्र होगा, यानी संतान होगा जो लड़का होगा, और XX जो होगी वह लड़की होगी। क्लियर। अब समझते हैं। और शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार का शुक्राणु बनता है, अभी बताए। आधे वे जिसमें 23वीं जोड़ी X गुणसूत्र आता है, अर्थात 22 + X हो जाता है, और आधे वे होते हैं जिसमें 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र से आता है, अर्थात 22 + Y हो जाता है। क्लियर। अब इसी को एनिमेशन में समझेंगे कि पेरेंट्स पहले लेंगे। एक पिता का फिगर लिए, पिता में क्या पाया जाता है? 44 यानी 22 जोड़ा ऑटोसोम क्रोमोसोम पाया गया, और एक जोड़ा जो है सेक्स क्रोमोसोम है, XY के रूप में पुरुष में पाया जाता है। महिलाओं में चलते हैं, तो महिलाओं में 22 जोड़ा ऑटोसोम के रूप में यानी 24 गो, और एक जोड़ा जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम XX के रूप में पाया जाता है। क्लियर। यानी समझ गए कि पुरुष के लिए सूचक होता है XY और महिला के लिए XX सूचक होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पुरुष से स्पर्मेटोजेनेसिस से 22 जोड़ा तो ऑटोसोम हुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस से या तो X मिलेगा या तो Y मिलेगा। क्लियर। या तो X मिलेगा या Y मिलेगा। अब महिला से 22 जोड़ा ऑटोसोम जिसमें अंडाणु से यानी एग से X मिलेगा। अब जब यह X और Y या X जब आपस में मिलेगा, जब X और Y आपस में मिलेगा तो XY बना देगा। इस 24 को ध्यान नहीं देंगे, 44 को, इसलिए कि तो ऑटोसोम है, इस पर निर्धारित हो रहा है। तो XY क्रोमोसोम हो गया मिला। तो इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकता है। एक और कंडीशन क्या होगा? तो या तो पुरुष का X मिलेगा महिला के X से, तब जाके ये कंडीशन होगा और XX बनेगा। तो अब गैमेट्स देख लेंगे, जाइगोट्स देख लेंगे, और फिर स्प्रिंग देख लेंगे बच्चा क्या होगा। जब XY होगा तो वह पुरुष होगा यानी मेल होगा, और XX होगा तो वह महिला होगा। बात क्लियर है। यानी लिंग का निर्धारण किससे निश्चित हो रहा है? पिता के क्रोमोसोम पर निश्चित हो रहा है। अगला क्वेश्चन में चले। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कहां किया गया था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की अगर बात करें तो 1866 ईस्वी में लंदन में किया गया था दादा भाई नेहरू के द्वारा, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया
भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से दादा भाई नेरोजी को जाना जाता है, जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किया गया था। क्लियर। अगला देखेंगे, एक था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, एक तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 29 अक्टूबर 1851 ईस्वी को कलकत्ता में किया गया। इसके पहले अध्यक्ष राधा कांत देव और इसके पहले महासचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो दोनों को याद रखेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को भी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो जो ग्रह सूर्य से जितना ही ज्यादा दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही होगा। परिक्रमण काल किसे कहा जाता है? सूर्य की परिक्रमा कर रहा है कोई ग्रह, सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करता है। अब सूर्य की परिक्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए चारों तरफ जब सूर्य की परिक्रमा होता है तो इसे उस ग्रह का परिक्रमण काल कहा जाता है। तो जो ग्रह सूर्य से जितना ज्यादा दूरी पर है उसका परिक्रमण काल उतना ही ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, जिसके कारण से उसकी परिक्रमण काल उतनी ही अधिक होगी। तो सूर्य से दूरी के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम अगर देखेंगे तो ग्रहों का क्रम के रूप में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के रूप में देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा परिक्रमण काल वरुण ग्रह का हो जाता है। क्लियर। 163.7 वर्ष का समय लग जाता है एक परिक्रमा करने में सूर्य का। देख लेते हैं थोड़ा सा सभी ग्रहों का। बुध यानी मरकरी, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहला ग्रह, परिक्रमण काल 88 दिन का होता है और परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर जो घूमता है 58 दिन का होता है। शुक्र यानी वीनस, इसका परिक्रमण काल 224 दिन का होता है और परिभ्रमण काल 243 दिन का होता है। तभी इसमें क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल लगभग एक समान होता है। वो होता है शुक्र यानी वीनस होता है। इसमें अंतर ज्यादा कुछ का होता नहीं है, इसमें अंतर होता है आपको 19 दिन का, मात्र 19 दिन का अंतर होता है। इसलिए इसका परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों लगभग समान होता है। क्लियर। अगला आता है पृथ्वी। पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का होता है, जबकि परिभ्रमण काल यानी घूर्णन काल 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड का लगभग 24 घंटा का होता है। मंगल का यानी मार्स का देखेंगे तो परिक्रमण काल इसमें 687 दिन का होता है और परिभ्रमण काल पृथ्वी के लगभग समान 24 घंटा का होता है। इसलिए मंगल ग्रह को पृथ्वी सदृश ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की सहोदर, पृथ्वी के सदृश ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है और इन चारों ग्रह को इंटरनल प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, या इन चारों ग्रह को पृथ्वीयन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अगला चार को देखते हैं। जुपिटर दूरी के अनुसार 5वां ग्रह। जुपिटर और पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर यानी बृहस्पति। इसके परिक्रमण काल की बात कर ले तो 11.8 वर्ष का होता है और परिभ्रमण काल 9 घंटा 50 मिनट का होता है। शनि ग्रह काला ग्रह इसे कहा जाता है, लेकिन सबसे सुंदर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके चारों ओर छल्ला है यानी ब्लय, जो आप देख रहे होंगे ब्लय है, जिसके कारण से यह सुंदर दिखाई देता है, अतः इसे सबसे सुंदर ग्रह ब्रह्मांड का कहा जाता है। इसका परिक्रमण काल 29.4 वर्ष का होता है और परिभ्रमण काल यानी घूर्णन काल अपने अक्ष पर 10.5 घंटा का होता है। अरुण ग्रह, इसमें भी छल्ला पाया जाता है लेकिन यह छल्ला स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसका परिक्रमण काल 83.7 वर्ष का होता है और परिभ्रमण काल 17.5 घंटा का होता है। जबकि वरुण जो होता है इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है और दूरी के अनुसार सबसे दूर पृथ्वी से, सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। इसका परिक्रमण काल 163.7 वर्ष का और परिभ्रमण काल 16.5 घंटा का होता है। तो दूरी के अनुसार समझ गए, सबसे ज्यादा परिक्रमण काल जो दूरी पे सबसे ज्यादा दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है। तो आपको परिक्रमण भी पूछ सकता है और परिभ्रमण भी पूछ सकता है, इसलिए सभी को मेमोराइज रखेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? 1969 ईस्वी में आया था। जन्म या मृत्यु, जन्म होने के 21 दिन के पश्चात या मृत्यु होने के 21 दिन के पश्चात या फिर 30 दिन के अंदर जन्म और मृत्यु पंजीकरण
बनाया जाता है, रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। 7वां क्वेश्चन में भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहलाती है, या इसे जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और यह कहा गया कि जून 1948 तक भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया कि जून 1948 तक भारतीयों को उनकी सत्ता सौंप दी जाएगी। लेकिन कुछ कारणवश अंग्रेजों को पहले ही भारत से भागना पड़ा और भारत को उसकी सत्ता सौंपते गया। लेकिन जाते जाते भारत को विभाजन कर डाला और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान के नाम से विभाजित हो गया। क्लियर? तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना आया था, जिसे ही जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? उस समय चूंकि भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, इस कारण से इसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ देख रहे होंगे कि सभी राष्ट्रीय नेता माउंटबेटन योजना को स्वीकार करते हुए आगे है। यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली यानी सिलिकॉन घाटी, आपसे सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है और यह उपधातु वर्ग 14 के आवर्त 3 में शामिल किया गया है, जिसकी परमाणु संख्या 14 होती है। और यह सिलिकॉन जो होता है से बनाया क्या जाता है? आईसी चिप बनाया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता है। तो यूएसए के कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा कंपनियों के द्वारा आईसी चिप्स बनाया जाता है, जिसके कारण से इस क्षेत्र को सिलिकॉन की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। देखेंगे सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में स्थित यह क्षेत्र है। देख सकते हैं यह क्षेत्र है जहां पर सभी कंपनियों के द्वारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता है, जिस कारण से इसे सिलिकॉन की घाटी या सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यहाँ पर भारी संख्या में सिलिकॉन के एकीकृत परिपथ यानी चिप बनाने में वाली कंपनी के नाम के कारण नाम पड़ा है। सिलिकॉन समझेंगे क्या होता है? एक प्रकार का उपधातु होता है। इसकी परमाणु संख्या 14 होती है, आवर्त संख्या 3 में है और वर्ग संख्या 14 में रखा गया है। ऑक्सीजन के बाद अगर चर्चा किया जाए, दूसरा सबसे ज्यादा तत्व जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो सिलिकॉन होता है, जबकि इसकी खोज 1824 ईस्वी में जेकब बर्जीलियस के द्वारा, जिन्होंने जो स्वीडन के खोज करता थे जॉन्स जेकब बर्जीलियस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बात क्लियर है? बढ़े आगे। देखिए इसी वजह से हम सारा पिक्चर को भी आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको पिक्चरें याद रहे, चीजें याद रहे आपको लंबे समय तक। इसलिए वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, लगातार वीडियो को देखने का प्रयास करिए और केसरिया कंप्यूटर क्लास का सपोर्ट कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए। भारत का सिलिकॉन वैली की अगर बात किया जाए, भारत की सिलिकॉन घाटी की अगर बात किया जाए, तो वो सिलिकॉन घाटी जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। क्लियर? बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अब अनॉक्सी श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एनएरोबिक रेस्पायरेशन किसको कहेंगे? अनऑक्सी यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन का श्वसन की क्रिया, रेस्पायरेशन की क्रिया होना ही अनॉक्सी श्वसन कहलाता है। क्लियर? बिना रेस्पायरेशन की क्रिया हुए श्वसन की क्रिया, बिना ऑक्सीजन की हुए श्वसन की क्रिया होना उसे अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह श्वसन होगा, जाहिर सी बात है। इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड और बैक्टीरिया एवं ईस्ट की कोशिकाओं में इथाइल एल्कोहल में विघटित हो जाता है। इस अनॉक्सी श्वसन में इसे शर्करा किण्वन यानी शुगर फर्मेंटेशन का नाम भी दिया जाता है, यानी अनॉक्सी श्वसन को शुगर फर्मेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से किस श्वसन को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है? ऑक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों? तो आप कहेंगे अनॉक्सी श्वसन
को ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंतिम उत्पाद जो होता है वो पाइरूबिक एसिड होता है। क्लियर। अनऑक्सी श्वसन प्रायः होता कहाँ है? तो जहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो सकता है, यानी वैसे स्थान पर जहां गहराई पर स्थित उत्तक है। जीव में वह मांसपेशी जहां गहराई में स्थित उत्तक है, जहां पर ऑक्सीजन पहुंचना संभव नहीं है, वहां पर अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है। अंकुरित होते बीज, जिस समय अंकुरित बीज हो रहा है उस समय ऑक्सीजन अंकुरन बीज में अंदर नहीं जा पाता है, उस समय थोड़े समय के लिए अनऑक्सी श्वसन हो जाता है। जब बीज अंकुरित हो जाता है तो फिर ऑक्सीकरण श्वसन की क्रिया होना शुरू हो जाता है। अगर बात करें ईस्ट एवं जीवाणु में अक्सर ही यानी सामान्यतः ईस्ट और जीवाणु में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया ही संभव हो पाती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई थी 1983 ईस्वी में। पहले जनसंख्या नीति बनाने का सुझाव पहले रखा गया था 1960 ईस्वी में। भारत सरकार पहली बार जनसंख्या नीति 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शामिल किया था। भारत सरकार की नई जनसंख्या नीति 16 अप्रैल 1976 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और इसकी कई प्रमुख बातें थी, जिसमें से विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 18 वर्ष जो था वो महिलाओं की आयु, लड़कियों की आयु जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 1976 ईस्वी के नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत लड़कियों की आयु को, विवाह की आयु को 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष की आयु करी गई 1946 ईस्वी में ही। इसमें जबरन नसबंदी की प्रक्रिया भी जारी की गई। राष्ट्रीय जबरन नसबंदी का मतलब होता है कि पैसे देकर नसबंदी कराना, यानी सरकारी हॉस्पिटल में पैसे दिए जाते थे नसबंदी कराने के, तो एक तरह से कह सकते हैं जबरन नसबंदी कराया जाता था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जब आई तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भी बना 11 मई 2000 को, जिसमें इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है और अभी वर्तमान समय में भी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। पहले योजना आयोग के अंतर्गत मई 2005 में इसे पुनर्गठित करके केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया। यानी कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वह किस मंत्रालय के अधीन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। क्लियर। आगे क्वेश्चन 11वां में कवक किस प्रकार का पदार्थ का संचय करता है? कवक एक प्रकार का मशरूम होता है। कवक मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक होता है। क्लियर। कवक की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं फंगी की। तो इसमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। यह हरित लवक रहित, यानी इसमें हरित लवक क्लोरोफिल जो होता है वह नहीं पाया जाता है। अब जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो अपना भोजन यह स्वयं नहीं बनाता है, यह दूसरे पर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है। संकेंद्रीय होता है, यानी इसमें केंद्रक पाया जाता है। संवहन उत्तक रहित होता है, इसमें संवहन जो होता है वो उत्तक रहित होता है, यानी उत्तक नहीं पाया जाता है संवहनीय उत्तक। यह थाइलोफाइटा कैटेगरी में शामिल किया जाता है। क्लियर। यह भोजन स्वयं नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ही मौजूद नहीं है। जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है वो स्वयं भोजन नहीं बनाएगा, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करेगा। अतः यह विविध पोषी यानी हेट्रोट्रोपिक होते हैं कवक। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई होती है। इसका निवास होता है उन सभी स्थान पर यह रह सकता है जहां जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी जीवित कार्बनिक पदार्थ हो चाहे तो मृत कार्बनिक पदार्थ हो, यह सभी वैसे जगह पर पाए जाते हैं जहां पर ये सब मौजूद होते हैं, वहां कवक पाया जाएगा। उदाहरण क्या होता है? गोबर में। अब गोबर वाले कवक को कहा जाता है कैप्रोफिलस कवक, जबकि नाखून एवं बाल वाले कवक जो होते हैं उसको कीरेटिनोफिलिक के नाम से जाना जाता है। अब पोषण के आधार पर देखेंगे कि पोषण के लिए किन किन पर यह निर्भर करता है। तो पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार का होता है।
पहला वैसे कवक जो सहजीवी होते हैं, यानी ये जिस पर निर्भर, पहली बात तो ये खाने के लिए दूसरे पर ही निर्भर करेंगे। क्लियर, पहली बात तो ये है। तो दूसरे पर निर्भर करेंगे तो ऐसे जीव जिन पर ये निर्भर करेंगे उनको लाभ देंगे और उसके बदले में उनका जो नुकसान होगा, उसका नुकसान होगा जो उस पर अपशिष्ट होंगे वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगा। तो वैसे वह जीव जिस पर यह डिपेंड कर रहा है उसको लाभ हो जाएगा और इसके बदले में कवक को भी लाभ हो गया कि इसको भोजन मिल गया। तो ऐसे कवक को सहजीवी कवक कहा जाता है, सिम्बायोटिक फंगी कहा जाता है। दूसरा होता है परजीवी यानी पैरासाइटिक। ऐसे कवक होते हैं जो दूसरे पर अपने भोजन पर निर्भर करता है, यानी कि उसका नुकसान हो या तो कुछ हो, सिर्फ उससे इसका भोजन लेना काम होता है। और सामान्यतः ऐसे कवक हानिकारक कवक होते हैं जो कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, पैरासाइटिक प्रकार के फंगी। तीसरा होता है मृत्योपजीवी। ऐसे कवक जो केवल मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी अपने भोजन के लिए निर्भर करता है, उसे सैप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी कवक कहा जाता है। देखेंगे एक एक उदाहरण समझ लेंगे। लाइकेन जो एक सहजीवी का उदाहरण होता है। सहजीवी का मतलब कि वो दूसरे पर निर्भर करेगा, उसके बदले में उसको लाभ देगा और इसको भोजन मिल जाएगा। क्लियर, तो ये तो सहजीवी कवक हो जाते हैं जो लाइकेन होता है। पक्सनिया अस्टिलागो, ये देख रहे हैं भुट्टा में यानी मकई में जो ऊपर से ये कवक व्हाइट कवक दिख रहा होगा, ये कवक लग रहा है, तो ये सिर्फ उससे अपना भोजन लेने का काम कर रहा है। बाकी यह मकई को यानी इसको कितना नुकसान हो रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भोजन मिलना चाहिए। तो पक्सनिया अस्टिलागो जो होता है वो परजीवी कवक का उदाहरण होता है, जबकि राइजोपस जो होता है मृतोपजीवी के उदाहरण होते हैं और पेनिसिलियम मोर्चेला जो होते हैं वो भी एक मृतोपजीवी कवक के उदाहरण होते हैं। क्लियर है? सारे चीजों को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कौन सा पूछेगा ये अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसी कंटेंट को जोड़ने का प्रयास किए जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चीनी यात्री फाहियान, आप फिगर में देख रहे होंगे, चीनी यात्री फाहियान जो भारत की यात्रा पर 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक आया था, किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान का ही नाम फासियान था। फाहियान का मूल नाम फासियान था। चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चीन का पहला ऐसा यात्री था जो भारत आया था और बौद्ध सामग्रियों को एकत्रित करने के लिए, जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आया था भारत। यह एक यात्री था, लेखक था और अनुवादक था। देखेंगे भारत आगमन 399 ईस्वी में किया और 15 वर्षों तक भारत में रहा था 414 ईस्वी तक। उस समय जिस समय यह भारत आया था उस समय भारत पर गुप्त वंश का शासन चल रहा था, जो कि शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जबकि जिस समय फाहियान चीन से भारत आया था उस समय चीन में किस राजवंश का शासन चल रहा था? तो जीन राजवंश का शासन चल रहा था। इनके द्वारा जो फाहियान के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया, भारत की दशा का विवरण नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, जिसमें भारत के तत्कालीन समाज, राजनीति और संस्कृति का खूब बखूबी से वर्णन किया है। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को सभ्य, सुसंस्कृत और सुखी बताया है। इसके अलावा चीनी यात्री जो भारत आए वो वेनसांग थे, इत्सिंग थे और संयुगन आए भारत। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेयी कहलाती थी। देख लेंगे चोल काल की स्थापना कब हुई? तो 850 ईस्वी में चोल काल की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था और विजयालय ने 850 से 887 यानी 37 वर्षों तक चोल वंश पर शासन किया था। 850 कहने का मतलब 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी तंजाय, तंजौर या तंजूवर भी रही थी। क्लियर? चोल काल में विभिन्न भूमि के प्रकार, कौन कौन भूमि के प्रकार हुआ करते थे? तो ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि ब्रह्मदेयी कहलाती थी। विद्यालय के रख रखाव में जो भूमि दान दी जाती थी उसे शाला भोग कहा जाता था। जैन संस्थान को दान दी गई भूमि, खूबी सब क्वेश्चन पूछता है स्टेट लेवल के एग्जाम में निश्चित तौर पर यह सब क्वेश्चन रहता है। क्लियर? तो जैन संस्थान को दान दी गई जो भूमि होती थी उसे पल्ली चंदम कहा जाता था। गैर ब्राह्मण किसान को की भूमि, जो गैर ब्राह्मण थे और वे किसान थे, उनकी भूमि को बेल्लन बगई के नाम से जाना जाता था। मंदिरों को भेंट की गई भूमि को देवदान या तिरुन मटडकन्नी के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? अगला,
ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ललित कला अकादमी की स्थापना की अगर बात करें तो 1954 ईस्वी में 5 अगस्त के दिन किया गया था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में रविंद्र भवन में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला के लिए प्रसिद्ध सूरज कुंड किस राज्य में स्थित है? तो सूरज कुंड मेला जो 2022 का ये आप दृश्य देख रहे हैं, सूरज कुंड मेला हरियाणा में प्रत्येक वर्ष लगता है। और यह जो मेला लगता है वो शिल्प के लिए, जो हाथ से बनाया हुआ शिल्प के लिए प्रसिद्ध होता है। हाथ से बनाया हुआ शिल्प बनाया जाता है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। इस मेले में खरीद बिक्री की जाती है और उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। काफी आकर्षक यह मेला होता है जो हरियाणा में लगाया जाता है। इस बार प्रत्येक साल, हालांकि अगर कहें प्रत्येक साल कोई ना कोई स्टेट का शिल्प कला जो होता है वो इस मेले में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बार 35वां सूरज कुंड मेला लगा था हरियाणा में, जिसमें से तकरीबन थीम स्टेट जो रहा था इस मेले का वो जम्मू कश्मीर रहा था। देखेंगे हरियाणा में 35वां सूरज कुंड मेला या शिल्प मेला या जो सूरज कुंड मेला हरियाणा में स्थित है। और इस बार 2022 में 35वां सूरज कुंड मेला का आयोजन किया गया था। थीम स्टेट जम्मू कश्मीर रहा था। यानी जम्मू कश्मीर थीम स्टेट रहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में जो भी शिल्प कला है वह तो हस्तशिल्प हो, हस्तकरघा हो, सांस्कृतिक विरासत हो, इस मेले में उसका आयोजन किया गया और उसको बढ़ावा दिया गया। क्लियर? तो 1987 ईस्वी से लगातार हरियाणा में शिल्प कला के लिए सूरज कुंड मेले का आयोजन प्रदर्शित किया जाता है। अगला है ध्वनि। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि यानी इको कहते किसको है? जब हम कोई ध्वनि उत्पन्न करते हैं और वह ध्वनि किसी स्रोत से जाकर टकराता है और वापस हमारे पास आता है तो इसे ही ध्वनि प्रतिध्वनि कहा जाता है। यानी जाहिर सी बात है प्रतिध्वनि तभी उत्पन्न होता है जब ध्वनि का परावर्तन होगा किसी सतह से। तो ध्वनि के परावर्तन के कारण ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी जो होनी चाहिए वो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसका उपयोग यानी प्रतिध्वनि का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए, पहाड़ों की दूरी को मापने के लिए और वायुयान की ऊंचाई को मापने के लिए प्रतिध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो संविधान के लागू होने के समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। 7वें मौलिक अधिकार को जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क में कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। यानी वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 रह गई है। क्लियर? पहला समता एवं समानता का अधिकार होता है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की चर्चा किया गया है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जिसकी चर्चा सभी मौलिक अधिकार में है, 6 वो मौलिक अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में किया गया है। संपत्ति का अधिकार, यही अधिकार अब मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है, इसे अब संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा। क्लियर? तो अब यह मौलिक अधिकार नहीं रहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 6ठा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, जिसे अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। B.R. अम्बेडकर ने कहा है। क्लियर है? अगला विश्व प्रसिद्ध हेमिस गोम्पा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस गोम्पा मठ जो है वो तिब्बतियन मठ है, शाखा की एक मठ है जो लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्लियर? हेमिस गोम्पा लद्दाख जम्मू कश्मीर में है और यह बौद्ध मठ जो है वो तिब्बती शाखा का एक मठ है जिसे 1672 ईस्वी में पूरा किया गया था और इसी के तहत हेमिस गोम्पा उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है? ओणम केरल का एक विशिष्ट त्योहार होता है जो फसलों की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है वहां के लोगों के द्वारा। यह मेला जो होता है, यह उत्सव जो होता है वह 10 दिनों का त्योहार होता है जिसमें से भगवान विष्णु के 52 अवतार का जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है तथा राजा बलि के स्वागत में यह उत्सव मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं अपने घरों के आंगन में रंगोली बनाती है।
इसके अलावा पुरुष नृत्य करते हैं, महिलाएं भी नृत्य करती है, पकवान बनाए जाते हैं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। देखेंगे इस त्योहार में घर के आंगन में पुक्कलम यानी रंगोली जो बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ओणम फेस्टिवल के दौरान बनाया जाने वाला पुक्कलम या ओणम फेस्टिवल में प्रयोग किया जाने वाला शब्द पुक्कलम क्या है, तो यह एक रंगोली है जो महिलाओं के द्वारा ओणम के उत्सव पर घरों के आंगन में बनाया जाता है, रंगोली होता है। भगवान बावन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में 10 दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझेंगे। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विश्व स्तरीय एक समझौता है जिस पर हस्ताक्षर विश्व के कई देशों के द्वारा 16 सितंबर 1987 ईस्वी को किया गया था। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रभावी यह जो हस्ताक्षर जो था यह प्रभावी 1 जनवरी 1989 ईस्वी को 2 साल के बाद प्रभावी हुआ। इसकी पहली बैठक मई 1989 ईस्वी में ही हुई थी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत से संबंधित है के संरक्षण से। क्योटो प्रोटोकॉल दूसरा आता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में UNFCCC के कोप 3 द्वारा अपनाया गया था, जो कि 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। वर्तमान में 152 देश इस प्रोटोकॉल में शामिल है। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए जलवायु परिवर्तन को रोकना क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य रहा था। इस संधि में शामिल देश को यह कर्तव्य बनता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए यह प्रतिबद्ध करती है। क्लियर। नगोया प्रोटोकॉल फिर आया। नगोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया में अपनाया गया था। यह जैव विविधता के से संबंधित है और यह 12 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था। अप्रैल 2022 तक इसे 137 दलों द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसमें 136 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य और यूरोपीय संघ शामिल करता है। क्लियर। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल बार बार ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन में रहता है, इसलिए इन सभी को ध्यान में रखेंगे। आज का ये टॉप 20 क्वेश्चन वन शॉट क्वेश्चन का समाप्त होता है। शेष की चर्चा करेंगे अगले किसी टॉपिक में, अगले किसी सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप अपने आगे की तैयारी को, ग्रुप डी में का तो आंसर किया गया, जिनका कम नंबर आया वो आगे की तैयारी के लिए अब लग जाइए, और जिनका अच्छा नंबर आया है वो कम से कम अपने बेरोजगारी को दूर करके ज्वाइन कर लेंगे, अपने पीईटी की तैयारी करेंगे। इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे के एग्जाम के लिए, आगे के लिए प्रिपेयर होइए, लगातार क्वेश्चन को देखते रहिए, सेट प्रैक्टिस करना नहीं भूलिए। सेट प्रैक्टिस हर हाल में कीजिए, निश्चित तौर पर कीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट दे तब सेट प्रैक्टिस में लगेंगे, नहीं, सेट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। बीएसएससी का भी एकदम एग्जाम बहुत नज़दीक है ग्रेजुएशन लेवल का, तो सेट प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आगे आने वाला दरोगा भी है, उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। पुलिस भी आने वाला है, इसके अलावा अग्निशामक, इसके अलावा जीडी का भी खूब सारा वैकेंसी आने वाला है। तो आप प्रिपेयर रखिए, वो समय पर वैकेंसी आएगा, फिल होगा और उसके बाद एग्जाम होगा। वो आपकी तैयारी नहीं करेंगे, हम उसकी तैयारी करेंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने तैयारी को बरकरार रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।